So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our history class जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर पैस्ट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो पैस्ट्रोलिस्ट क्या होते हैं? जो अपने भेड़ बकरियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं फॉर वेरियस पर्पजेस। ठीक है, अपने अपनी जिंदगी के लिए कि उन्हें कुछ खाना पीना बीच में मिलता रहे, प्लस अपने जो भेड़ बकरियां हैं उनके जो लाइव स्टॉक हैं उनकी जिंदगी के लिए उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। इस वजह से वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को पैस्ट्रोलिस्ट कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड में उनकी सिचुएशन कैसी है। तो ये रहेगा अपने चैप्टर का मोटिव, जानने की हम लोग को ये इच्छा है अपने इस चैप्टर में। तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के चलते हैं हम लोग अपने एक नए चैप्टर की तरफ। ओके, आ जाते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, कौन कौन से की पॉइंट पर हमें फोकस्ड रहना है। चैप्टर नंबर 5, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें मेन टॉपिक देखा जाए तो 3 मेन टॉपिक हैं, लास्ट में कंक्लूजन है। पहला क्या है? पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट, जिसके 2 सब टॉपिक हमको मिलेंगे। पहला इन द माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स में नोमैडिंग होगी, माउंटेन्स में क्या होगी? घूमना फिरना होगा। दूसरा होगा ऑन द प्लेट्यू प्लेन्स एंड डिजर्ट्स। फिर सेकंड मेन टॉपिक आएगा कॉलोनियल रूल एंड पैस्टोरल लाइफ, कि कॉलोनियल रूल जब हम पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे तो उस समय की पैस्टोरल लाइफ कैसी थी, उस समय जो चरवाहे थे ये किस तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे थे। इसमें भी 2 सब टॉपिक आएंगे। लास्ट में फिर पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका, कि इन दोनों में तो पैस्टोरलिज्म इन इंडिया हम लोगों ने देखा। लास्ट जो हमारा तीसरा टॉपिक है पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका, देखेंगे कि अफ्रीका में किस तरीके से ये पैस्टोरलिज्म की जिंदगी है। इसमें 4 मेन सब टॉपिक हैं। वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन, द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, व्हेन पास्चर्स ड्राई, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। ठीक है, तो ये 4 अपने सब टॉपिक इसके रहे। फिर लास्ट में हमको कंक्लूजन मिलेगा जिसमें हम पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे। आज का जो वीडियो है वो किस पर बेस्ड रहेगा, किस टॉपिक पर बेस्ड रहेगा, ये देख लेते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट मेन टॉपिक का फर्स्ट सब टॉपिक देखेंगे, मतलब पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स का इन द माउंटेन्स जो टॉपिक है वो आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से चीजों को समझो, चीजों को जानो, और कहीं कोई दिक्कत होती है शाम को पूछो। ठीक है, अच्छे से अच्छे नंबर लाने का हमारा टारगेट होना चाहिए। चलते हैं अपने एनसीईआरटी की तरफ। पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये रहा अपना चैप्टर का नेम। ठीक, यहां पर देखो लिखा है शीप ग्रेजिंग ऑन द बुगियाल्स ऑफ ईस्टर्न गढ़वाल। यहां पर देखो शीप्स क्या है, ग्रेज कर रही हैं, खा पी रही हैं, आराम से जीवन यापन इनका चल रहा है। ठीक, In this chapter, you will read about nomadic pastoralist. इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। नोमैड्स क्या होते हैं? तो यहां देखो लिखा है नोमैड्स आर पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग। नोमैड्स जो होते हैं वो एक स्थान पर ठहरने वाले लोग नहीं हैं। जैसे हम लोग नोमैड्स नहीं हैं, हम लोग तो एक स्थान पर ठहरे हुए हैं, एक हमारा क्या है, निवास स्थान है। लेकिन जो नोमैड्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं अपनी लिविंग के लिए, अपनी जीवन को अच्छे सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वी कैन सी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ऑन द मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ गोट्स एंड शीप और कैमल्स एंड कैटल। ठीक है, शायद तुम पैस्टोरलिस्ट या ये जो नोमैडिक है उनको देखे हो, लेकिन हमने कई बार देखा है। तो ये कैसे लोग होते हैं? ये अपने साथ एक बहुत बड़ा झुंड चले गए हैं, मतलब इनके पास ग्रुप, मतलब एक गोट्स का ग्रुप रहता है, या फिर शीप का ग्रुप रहता है, कैमल्स का, या फिर कैटल जो दुधारू पशु होते हैं उनको ये साथ में लेके चलते हैं। अगर कभी देखे हो तो शाम को जरूर बताना कि यस सर हमने भी देखा
देखा है कि बहुत सारे भीड़ एक साथ 4-5 पर्सन लेकर के जा रहे थे। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर दे आर हेडेड? डू यू नो हाउ दे लिव एंड अर्न व्हाट देयर पास्ट हैज बीन? तो क्या तुमने कभी सोचा है ये कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं? क्या कभी तुमने ये सोचा है कि ये कैसे जिंदा रहते हैं? भाई इनका कोई स्पेशल घर नहीं है, तो ये क्या कैसे जिंदा रहते हैं, क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, और इनका पास्ट कैसा रहा है, इनका पास्ट कैसा रहा है, इनके जो पूर्वज रहे हैं वो कैसे रहे हैं। Pastoralists rarely enter the pages of history textbooks. When you read the economy, whether in your class of history or economics, you learn about agriculture and industry. Sometimes you read about artisans, but rarely about pastoralists. कह रहे हैं pastoralist का नाम कभी कभार, रेयरली मतलब होता है कभी कभार ही हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है। मतलब पेस्टोरलिस्ट बहुत ही क्या कहते हैं मार्जिनलाइज्ड हैं, इनको उतना स्थान, इनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं जब भी हम हिस्ट्री या इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो ज्यादातर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात होती है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात होती है, और ज्यादातर अगर ज्यादा बात हो गई तो आर्टिसंस की बात हो गई। आर्टिसंस मतलब होगा कारीगर, कारीगरों की बात हो गई। लेकिन पेस्टोरलिस्ट की बात बहुत कम ही होती है। पेस्टोरलिस्ट की ये जो हमारे ऐसे आदमी हैं, जो ऐसे इंसान हैं जिनका कोई विशेष घर नहीं होता, ये एक स्थान से दूसरे स्थान अपने ग्रुप्स, अपने हर्ड्स ऑफ गोट्स और सीप को लेकर के घूमते रहते हैं, इनको पेस्टोरलिस्ट कहते हैं। और इनको किसी भी टेक्स्ट बुक में ज्यादा स्थान नहीं मिलता, ज्यादा इनकी डिस्कशन नहीं होती है। As if their lives do not matter, और ऐसा लगता है जैसे इनकी जिंदगी का कोई महत्व, विशेष महत्व नहीं है। As if they are figures from the past who have no place in modern society, और इनको मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी जो हम लोग की समय सोसाइटी चल रही है उसमें क्या हुआ, ना पास्ट में इनको स्थान मिला था, ना इस समय इन्हें कोई प्लेस मिल रहा है। In this chapter you will see how pastoralism has been important in societies like India and Africa. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से पेस्टोरलिज्म का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटीज में, इंडिया की सोसाइटी और अफ्रीका की सोसाइटी। You will read about the way colonialism impacted their lives and how they have coped with the pressure of modern society. तो इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे, पहली बात तो देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन पेस्टोरलिस्ट का हमारी सोसाइटी में, और दूसरा देखेंगे कि किस तरीके से जो कोलोनियलिज्म था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन पर कौन कौन से चीजें मतलब लागू की गई, कौन कौन से रूल्स इन पर लागू किए गए, और उन प्रेशर से ये कैसे कोप हुए, प्रेशर से कैसे उभरे, प्रेशर को कैसे ओवरकम किया इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी में आने के लिए, उसको भी देखेंगे। दिस चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका। पहले ये चैप्टर फोकस करेगा इंडियन पेस्टोरलिस्ट पे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट। जैसे हम लोग अभी व्हाट वुड हैव क्या बोले थे यार, एक मिनट, व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर, जो हमने एक स्लाइड बनाया है, व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारे शुरू के 2 टॉपिक हैं वो इंडिया पे बेस्ड हैं, और जो तीसरा टॉपिक है वो अफ्रीका बेस्ड है। तो पहले हम इंडियन पेस्टोरलिस्ट पे बात करेंगे और उसके बाद फिर अफ्रीका पे चलेंगे। पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, ये रहा आज का हम लोग का मेन टॉपिक, और इसका सब टॉपिक इन द माउंटेन को डिस्कस करना है। तो एक ही टॉपिक डिस्कशन रहेगा, तो पूरा जितना भी कंसंट्रेशन हो सके तुम्हारा उतना बना के रखो, जैसे पूरी की पूरी बात तुम्हारे दिमाग में जा सके और शाम को सभी कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर बता सको। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पेस्टोरल नोमाड्स जो हैं और उनका मूवमेंट्स किस प्रकार है। मूवमेंट उनका कुछ निर्धारित तो होगा, ऐसा नहीं कि बस जिधर मन कर गया उधर चले गए। भाई सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, तो इन सबको देख करके, इन सबको ऑब्जर्व करके वो अपना मूवमेंट करते हैं। Even today, the Gujjar Bakarwals of Jammu and Kashmir are great herders of goat and sheep. ये गुज्जर बाकरवाल्स क्या हैं? तो ये हर्डर्स हैं। हर्डर्स मतलब होता है जो ये हर्ड्स ऑफ गोट और शीप को लेकर के चलते हैं। तो कह रहे हैं इवन टुडे, आज ये गुज्जर बाकरवाल्स जो जम्मू कश्मीर के हर्डर्स हैं, ये बहुत ही बड़े हर्डर्स हैं, मतलब इनके पास बहुत सारे गोट्स और शीप हैं।
Many of them migrated to this region in the 19th century in search of pastures for their animals. ठीक है, ये आए कहां, ये 19th सेंचुरी में माइग्रेट होकर के यहां पर आ गए जम्मू कश्मीर में। किस लिए आए थे? तो अपने एनिमल्स के लिए चारा ढूंढने आए थे, पास्चर्स ढूंढने आए थे। Gradually over the decades they established themselves in the area and moved annually between their summer and winter grazing grounds. और फिर क्या हुआ, ये परमानेंटली वहीं पे स्टैब्लिश्ड हो गए जम्मू कश्मीर में, और वहीं पर ये मूवमेंट एनुअली करते रहते हैं समर और विंटर में। ठीक है, समर और विंटर में जहां पर उनको उनको उनके लिए अनुकूल परिस्थिति होती है, वहां पे वो क्या कहते हैं, थोड़े दिन के लिए रुक जाते हैं। इन विंटर, अब देखना, इन विंटर की बात हो रही है जब ठंडी का समय है। When the high mountains were covered with snow, they lived with their herds in the low hills of the Shivalik range. जब बहुत ही सर्दी पड़ती है और ज्यादातर माउंटेन्स की पीक जो रहती है वो स्नो से ढकी रहती है, तो ये शिवालिक रेंज के लो हिल्स पर ये क्या करते हैं, वहां पर अपने हर्ड्स के साथ लिव करते रहते हैं। The dry scrub forest here provided pasture for their herds. और वहां पे इनको ड्राई स्क्रब मिल जाता है, कुछ झाड़ियां मिल जाती, सूखी झाड़ियां मिल जाती हैं, जिससे इनके जो हर्ड्स हैं, जो इनके गोट्स और सीप हैं, वो क्या कहते हैं, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पा जाते हैं। By the end of April, they began their northern march for their summer grazing grounds. और जैसे ही अप्रैल का महीना आता है, अब कुछ कुछ गर्मी पड़ने लगती है, तो अब ये नॉर्थ की तरफ मार्च करना शुरू कर देते हैं। Several households came together for this journey, forming what is known as a काफिला। ठीक है, और जब ये लोग एक साथ चलते हैं, कई सारे हाउसहोल्ड एक साथ चलते हैं, तब इसको क्या कहता है, काफिला। काफिला मतलब कई सारे पर्सन एक कतार में जा रहे हैं। They crossed the Pir Panjal. They crossed the Pir Panjal passes and entered the valley of Kashmir. और ये पीर पंजाल एक पास है, पास मतलब एक रास्ता की तरीके से पीर पंजाल को क्रॉस करके ये कहां पर पहुंचते हैं, वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की घाटियों में पहुंच जाते हैं। With the onset of summer, the snow melted and the mountain sides were lush green. और जैसे समर आती है, वैसे क्या होता है, स्नो क्या होती है, मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है, और माउंटेन की जो साइड है वो लश ग्रीन की तरीके से हमको ग्रीनिश वे में हमको दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें कुछ हमारे पेड़ पौधे भी हैं। अभी तक तो वो किससे ढके थे, स्नो से ढके हुए थे। जब स्नो पिघल गई तो अब वो ग्रीनरी जो है वो हमें रही है। The variety of grasses that sprouted provided rich nutritious forage for the animal herds. और वहां पे जो स्प्राउटेड जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन, फॉरेज मतलब होता है वही चारा, तो इनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो फॉरेज है वो इनके एनिमल्स को मिल जाता है। बाय एंड सितंबर, अब सितंबर का एंड आ रहा है, मतलब ठंडी वापस आएगी तो ये वापस आना शुरू हो जाएंगे। By end September, the Bakar walls were on the move again. This time on their downward journey. अभी तक तो ऊपर जा रहे थे, पहाड़ों पे जा रहे थे, अब ये वापस चले आए क्योंकि वहां वापस से बहुत कड़ाके की सर्द पड़ने वाली है। Back to their winter base. When the high mountains were covered with snow, the herds were grazed in the low hills. जब हमारा माउंटेन कवर्ड रहेगा स्नो से, तो ये जो लोअर हिल्स हैं वहां पर इनके हर्ड्स क्या करेंगे, ग्रेज करेंगे, वहां पर चारा को खाएंगे। इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन्स, द गद्दी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। तो यहां पर बात हुई थी हमारे कौन से हर्डर्स की, तो गुज्जर बाकरवाल्स, जम्मू और कश्मीर के जो हर्डर्स हैं उनकी बात हुई थी। अब यहां बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के जो गद्दी शेफर्ड्स हैं, ठीक है, ये उनका नाम है। इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन्स, द गद्दी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। कह रहे हैं जो गद्दी शेफर्ड का मूवमेंट है वो सिमिलर है ये गुज्जर बाकरवाल के मूवमेंट से। दे टू स्पेंट देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट। जब ठंड का समय रहता है तो शिवालिक रेंज की लो हिल्स पर ये अपने हर्ड्स को ग्रेज करवाते हैं। बाई अप्रैल दे मूव नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहुल एंड स्पीति। और जब अप्रैल का महीना आने लगता है तो ये नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं और लाहुल और स्पीति में जाकर ये क्या करते हैं, कुछ समय बिताते हैं। ये नॉर्थ की तरफ मिलेगा।
When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved on to higher mountain. और जब स्नो मेल्ट होगी, भाई गर्मी का समय है, स्नो मेल्ट होगी, बर्फ पिघलेगी, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की इनकी कोशिश रहती है। ये देखो पूरे के पूरे गद्दी वेटिंग फॉर शेयरिंग टू बिगिन, ठीक। तो इनका शेयरिंग मतलब जान रहे हो ना, इनके जो एक्स्ट्रा फर्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इनको गर्मी काफी लगेगी, ठीक है, तो इनको वो कर दिया जाता है। ये मेडोज लिखा है, मेडोज मतलब होता है घास के मैदान। बाय सितंबर दे बिगैन दियर रिटर्न मूवमेंट, और सितंबर जैसे आता है, ठंडी का समय आ रहा है, तो ये वापस से अपना मूवमेंट डाउनवर्ड करने लगते हैं। ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेज ऑफ लाहुल एंड स्पीति, ठीक है, ध्यान रखो, जब ठंडी थी तब ये जब ये ठंडी थी तो शिवालिक रेंज के लो हिल्स पर क्या कर रहे थे, वहां पर आराम से क्या करे, लिव किए, वहां पे ठहरे कुछ दिन, और वहां पे जो ग्रासेस वगैरह थी उसको इनके हर्डर्स ने खाया। फिर जैसे ही अप्रैल आया तो ये लोग ऊपर की तरफ बढ़ने लगे और लाहुल स्पीति में जाकर के रुके थे। लाहुल स्पीति में इन्होंने कुछ काम किया, कुछ एग्रीकल्चर किया, ठीक है, और कुछ एग्रीकल्चर करके फिर आगे बढ़ गए, पहुंच गए कहां पर, और ऊपर हिल्स पर। लेकिन जैसे सितंबर आया, इनको लगा कि अब ठंडी पड़ने वाली है, तो वापस आए और लाहुल स्पीति में कुछ दिन रुके। लाहुल स्पीति में क्यों रुके? ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस इन द विलेज ऑफ लाहुल स्पीति, रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप। मतलब ये कुछ क्रॉप्स वहां ग्रो करके गए थे, तो समर हार्वेस्ट, समर के क्रॉप्स को क्या कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, कट कर लिया, और विंटर के क्रॉप को सो कर दिया, वहां पर बो दिया। जैसे वापस से जब ये ऊपर आएंगे तो फिर से इनको कुछ ना कुछ अनाज मिल जाएगा। Then they descended with their flock to their winter grazing ground on the Shivalik hills. और फिर ये कुछ अनाज वनाज लेकर के अपने हर्ट्स को लेकर के शिवालिक हिल के लोअर रेंजेस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अप्रैल once they began their march with their goats and sheep to the summer meadows. और फिर से जब अप्रैल आता है तो ये फिर से अपने सब अपने जितने भी हर्ड्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबको लेकर के वापस से मूवमेंट करते हैं, और समर मेडोज मतलब जो घास के मैदान हैं, जो गर्मियों में अच्छे तरीके से उगे रहते हैं, वहां पर लेकर के ये चले जाते हैं। इस तरीके का इनका मूवमेंट रहता है हमारे इसका गद्दी सेफर्ड का, ठीक है, पूरी तरीके से जिस तरीके से गुज्जर और बाकरवाल्स का था उसी तरीके से कुछ इनका है, बस इनमें क्या ऐड हो गया, लाहुल एंड स्पीति। फर्दर टू द ईस्ट in Garhwal and Kumaon, the Gujjar cattle herders came down to the dry forest of the Bhabhar in the winter and went up to the high meadows, the Bugyals, in summer. कह रहे हैं गढ़वाल और कुमाऊं की बात करें, गढ़वाल और कुमाऊं की बात करें, ये प्लेस है, तो जो गुज्जर कैटल हर्डर्स हैं, गुज्जर कैटल हर्डर्स हैं, ये ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भाभर, ठीक है, ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भाभर, भाभर और बोग्याल्स क्या है, ये प्लेस है, ठीक है, यहां पर देखो भाभर यहां लिखा हुआ है, अ ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फूट हिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं, ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं ये एक प्लेस है, यहां पर जो ड्राई फॉरेस्ट एरिया पाया जा रहा है उसी को क्या कह रहे हैं, भाभर, ठीक है, ड्राई फॉरेस्टेड एरिया जो कि हमारा गढ़वाल और कुमाऊं में है उसी को क्या कहते हैं, भाभर। और बुग्याल क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, बुग्याल क्या है, वास्ट मीडोज इन द हाई माउंटेन्स, जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं वहां पर जो घास के मैदान है, मीडोज मतलब होता है घास के मैदान, तो उसको बुग्याल कह रहे हैं। तो यहां पर वही चीज लिखा है कि गढ़वाल और कुमाऊं में जो गुज्जर कैटल हर्डर हैं, जब विंटर पड़ती है, तब विंटर पड़ती है, ठंड रहती है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तब ये भाभर में इनके कैटल हर्डर्स जो हैं वो अपने आप को खाना वहां पर पाते हैं। भाभर मतलब कि नीचे नीचे की तरफ, और विंटर एंड वेंट अप टू द हाई मेडोज द बोग्याल्स इन समर, और जब समर पड़ती है मतलब गर्मी पड़ती है तब तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, ठीक है, माउंटेन्स पर चढ़ जाएंगे, तो माउंटेन्स पे जब ऊपर चढ़ के जाते हैं तो वहां पे बुग्याल्स है, बुग्याल्स मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर पाया जाने वाला घास का मैदान। तो इस तरीके से काम चलता है भाई साहब, ठीक है।
भाभर, भाभर का मतलब हो गया कि ऐसे घास के मैदान जो ठंडियों के समय में, अब ठंडी के समय में ये ऊपर तो रहेंगे नहीं, ठंडी के समय में कहाँ रहेंगे, नीचे। तो नीचे जो हमारे घास के मैदान पाए जाएंगे, फुट हिल्स, मतलब हिल्स के फुट की तरफ, नीचे की तरफ जो घास के मैदान पाए जाएंगे उनको भाभर कहा जा रहा है। और बुग्याल किसको कहा जा रहा है, तो बुग्याल हाई माउंटेन्स पर जो मीडोज घास के मैदान पाए जाएंगे उनको बुग्याल कहा जाता है। मेनी ऑफ देम were originally from Jammu and came up to UP hills in the 19th century in search of good pasture। तो इनमें से ज्यादातर लोग जम्मू के थे, जम्मू कश्मीर, और कहां तक आ गए, यूपी हिल्स, जो उत्तर प्रदेश की हिल्स है वहां तक आए। कब, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और इन सर्च ऑफ गुड पास्चर, मतलब माइग्रेट होकर के इधर तक आ गए। The pattern of cyclical movement between summer and winter pastures was typical of many pastoral communities of the Himalayas, including the Bhotiyas, Sherpas and Kinauris। तो ये उन कम्युनिटीज का नाम है, ठीक है, और इनका ये साइकिल मूवमेंट चलता रहता है समर विंटर में, ठीक है। समर आती है तो ये नॉर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं, माउंटेन्स पर चढ़ने लगते हैं, और जब विंटर आती है तो ये वापस से अपने नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इनका मूवमेंट चलता रहता है। ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट टू सीजनल चेंजेस एंड मेक इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल पास्चर्स इन डिफरेंट प्लेसेस। तो इनको सीजनल चेंजेस जो आ रहे हैं उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, और अपने पास्चर्स को बचा के रखना पड़ता है, जो खाना पीना है इनका उनको बचा करके रखना पड़ता है, ठीक है, उनका प्रॉपर यूज होता है। When the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herds and flocked to new areas। अगर कोई प्लेस पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया है फॉर द पास्चर्स, वहां पास्चर्स नहीं मिल रहा है, तो ये पूरी की पूरी तरीके से उस एरिया को ही बदल देते हैं। This continuous movement also allowed the pastures to recover, it prevented their overuse। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो मूवमेंट करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं, इससे पास्चर जो होता है वो एक स्थान पे वापस से रिकवर कर जाता है। जो चारा वगैरह होता है, जो खाते पीते हैं इनके हर्डर्स और ये लोग, वो वापस से रिकवर हो जाता है जब ये दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक आज कवर कर लिया। इसमें बहुत सारे फिगर्स वगैरह दिए हैं, जैसे यहाँ पर फिगर दिया हुआ है और फिगर में कुछ लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेना, समझ लेना बातों को, जितने भी फिगर्स इसमें दिए गए हैं, और जो भी छोटी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें दी गई है उसको क्या करना, देख लेना अपने से, ठीक है। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा आज का, जितना भी पढ़ा दिया है उसको एक बार प्रॉपर रीड करके समझ लेना, कुछ दिक्कत बनती है तो उसको अंडरलाइन करके शाम को पूछ लेना, ठीक है। दूसरा काम मैथ्स का रहेगा तुम्हारा, जितने भी क्वेश्चन कर पाओ, मिनिमम 4 और मैक्सिमम तुम्हारी इच्छा कितने भी कर पाओ, इस हफ्ते हम लोग को कंप्लीट रिवीजन चैप्टर का कर देना है मैथ्स के, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।